हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से एक बार एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के जिनके भी मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं, उनकी अगर हम शुरुआत की बात करें कि जहां से मैट्रिमोनियल विवाद शुरू होते हैं, तो परिस्थितियां कुछ ऐसी रहती हैं कि जहां पर उन परिस्थितियों के मद्देनजर हम जो भी फैसले लेते हैं, बाद में वो फैसले हमारे लिए मुश्किल साबित होते हैं। ऐसे में यदि शुरुआती दौर पर ही हम ध्यान रखें तो बहुत सारी चीजों को हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आपका एक कदम होता है जो आपके पूरे रास्ते को आपके लिए स्मूथ बना सकता है, और आपका एक कदम होता है अगर वो गलत पड़ गया तो आपका आने वाला पूरा समय परेशानियों में निकल जाता है और आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाते हैं। चाह के भी आपकी मानसिक शांति भंग हो जाती है, आप अपनी जॉब पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, आपके माता पिता, पेरेंट्स, आपके घर वाले सभी लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको कैसे ये चूज करना चाहिए कि आपका अगला स्टेप क्या होगा, इसी पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आपसे कहना चाहूंगा, आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि मेरे द्वारा लाई गई जानकारी आप तक तुरंत मिल सके, आपको उसकी सूचना एकदम से मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी अब कुछ ऐसा कर रही है जो कि आपसे सहन नहीं हो रहा है, या आपको लगता है कि आने वाले समय में आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, यानी कि कई बार यूजुअली मामलों में ये होता है कि पत्नी या उसके घर वाले आपको ये धमकी देने लगते हैं कि हम आपको गलत मुकदमों में फंसा देंगे अगर आपने हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया। या कई बार ऐसा होता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को पकड़ लेते हैं, और जैसे ही आप ये अफेयर पकड़ते हैं और उसके बारे में बताते हैं तो आपको धमकियां मिलनी चालू हो जाती हैं। या कई बार होता है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर अपने मायके में चली जाती है और वहां जाकर फिर वहां से आपको धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में अब आपको ये नहीं पता चलता कि आपका पहला स्टेप क्या हो। अब दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग हमसे आए दिन ऐसे मिलते हैं जो कि अपने पहले गलत स्टेप की वजह से अपना सब कुछ बिगाड़ चुके होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मुकदमा होता है सेक्शन 10। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कई बार कि सर आप सेक्शन 10 पर भी वीडियो बनाइए, क्योंकि दोस्तों जो सेक्शन 10 है जुडिशियल सेपरेशन का सेक्शन होता है। बहुत सारे लोगों को सलाह मिलती है कि सेक्शन 10 आप फाइल कर लीजिए, वो कर भी लेते हैं। दोस्तों, कोई भी औचित्य दूर दूर तक नहीं बनता है। कारण जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है आपको, कि आपको कोर्ट डिक्री दे देगी कि भाई आप अलग अलग रह सकते हो, मतलब आपका तलाक भी नहीं हुआ है लेकिन उसके बावजूद कानूनी तरीके से आप अलग अलग रह सकते हो। बाद में अगर आपका कोई सोलानामा बने तो आप पैचअप कर सकते हो। क्या लॉजिक हुआ इसके अंदर? भाई अगर आपको अलग अलग रहना है वो तो आप वैसे भी रह ही रहे हो ना भाई, मायके जा चुकी है, आप अपने प्लेस पे रह रहे हैं। और अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो वो आपको जुडिशियल सेपरेशन से मिलेगा नहीं, आपको डाइवोर्स फाइल करना पड़ेगा उसके लिए। तो कहने का मतलब आज के समय इस प्रकार के जो केसेज हैं ये आउटडेटेड आप कह सकते हो कि हो चुके हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको अलग होना है तो उसके लिए आपको डाइवोर्स ही लेना पड़ेगा, चाहे आप म्यूचुअल ले चाहे आप कंटेस्टेड लें। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन या फिर सेक्शन 9 भी मैं कहूंगा बहुत हद तक यूजलेस बन चुका है आज के टाइम पे। अगर आप इनमें जाते हो तो केवल आप अपना टाइम और पैसे बर्बाद ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी परिस्थितियों के अनुसार कई बार सेक्शन 9 डालना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा छोटा है, किसी का बच्चा मान लीजिए 2 साल का है, वाइफ उसे ले जा चुकी है, अब उसके सामने ऑप्शन नहीं है कि वो चाइल्ड कस्टडी का अलग से केस फाइल कर सके, क्योंकि बच्चे की उम्र कम है, 5 साल तक वो चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल नहीं कर सकता है। तो ऐसे में बस यही ऑप्शन होता है कि वो सेक्शन 26 में जाकर के बच्चे की कस्टडी या उसके लिए राइट्स मांग ले, उससे मीटिंग के राइट मांग ले, उससे बात करने के राइट मांग ले। लेकिन सेक्शन 26 को खड़ा करने के लिए ये जरूरी है कि आपका कोई हिंदू मैरिज एक्ट का केस चल रहा हो। तो ऐसे में फिर अपनी तरफ से हम किसी को सजेस्ट कर देते हैं कि चलो आप सेक्शन 9 डाल लो और उसी में सेक्शन 26 के एप्लीकेशन लगा लेना। तो इस तरह से मामले की परिस्थिति के अनुसार कई बार ऐसा हो जाता है कि हमको बताना पड़ता है कि आप सेक्शन 9 डाल लो, बट वो कुछ रेयर केसेज ही होते हैं। वैसे अगर हम जनरल बात करें तो आज के समय सेक्शन 9 या जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 ऐसे केसेज अगर आप डालते हो तो इसके जवाब में आपको वापसी में 3-3, 4-4 गिफ्ट के रूप में केसेज मिल जाते हैं, जिनमें सारे फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एलिगेशन होते हैं। तो दोस्तों, आपकी गलती यही होती है कि आपने अपनी तरफ से केसेज फाइल किए। यदि आप अपनी तरफ से केसेज फाइल ना करते तो इतना सारा बैकफायर भी आपके ऊपर नहीं होता, इतने सारे केसेज एक साथ आपके ऊपर नहीं पड़ते। तो इसलिए आपकी गलती आपको बुरा फंसा सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ चीजों का और ध्यान रखना होता है। अपनी तरफ से कभी भी पत्नी को नोटिस मत भेजिए कि आप आइए मेरे साथ रहिए।
उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, या किसी और तरह का भी नोटिस आप अपने वकील साहब के माध्यम से मत भेजिए। अपनी तरफ से पहल बिल्कुल मत कीजिए। इन सारी चीजों का प्रभाव यही होगा कि आपकी पत्नी आपके ऊपर जो कर सकती है वो कर लेगी। अगर आप कुछ नहीं करते और वो भी मायके से कुछ नहीं कर रही है तो एक अच्छी बात है, ना वापस आ रही है ना कुछ कर रही है, तो कम से कम टाइम गैप निकल रहा है। अब मान लेते हैं उसे 1 साल हो गया मायके में रहते रहते और आपने भी कुछ नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया। आप अपनी तरफ से कुछ करते तो वो डेफिनेटली फिर सब कुछ करती, लेकिन आपने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, 1 साल खत्म हो गया। इसी तरह से मान लेते हैं 1 साल और गुजर गया और इस बीच भी उसने कुछ नहीं किया, तो दोस्तों उसके बाद जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपके पास 2 ग्राउंड बन गए। क्रियोलिटी तो आपके साथ हुई होती है, इसके साथ साथ डिसर्शन का भी ग्राउंड बन जाता है कि 2 साल से वो आपको छोड़कर मायके में रह रही हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि अभी तो मैं मना कर रहा था कि आप अपनी तरफ से केस मत कीजिए, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि डाइवोर्स का केस फाइल कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स 2 साल के बाद अब अगर वो आप पे बैकफायर करना भी चाहेगी तो उसके पास उसके जो ग्राउंड्स होंगे वो बहुत वीक पड़ चुके होंगे। यदि वो पुलिस को भी कंप्लेंट देती है तो पुलिस पूछेगी अगर आपके साथ गलत हुआ या आपसे दहेज मांगा गया या और किसी प्रकार की प्रताड़ना आपके साथ हुई है तो 2 साल से आपने अभी तक कंप्लेंट क्यों नहीं की। किसी तरह से मान लेते हैं कि वो पुलिस को प्रभावित करके अपनी FIR दर्ज करा भी देती है, तो कोर्ट में भी ये बात निकल करके आएगी कि भाई 2 साल के बाद उसने मामला दर्ज किया, टाइम बार्ड मामला है, आप पे मामला नहीं बनता, यानी आपके क्वेश्चन के चांसेस भी ज्यादा होंगे, आपको बेल भी आराम से मिलेगी और लास्ट में मामला भी आपके फेवर में ही आएगा। इसके विपरीत जैसे ही वाइफ गई और वैसे ही जल्दबाजी में आपने सेक्शन 9 या सेक्शन 10 डाल दिया और वैसे ही उसने वापसी में 498 डाल दिया, तो फिर सब कुछ आपके खिलाफ रहेगा। यानी कि वाइफ जब मायके चली जाती है उसके बाद जितना ज्यादा समय बीच में गुजर जाएगा वो आपके फेवर में रहेगा। उस टाइम ड्यूरेशन में आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल करना है, क्योंकि खुद तो म्यूचुअली वो आपको डाइवोर्स देगी नहीं, और जब वो आपके ऊपर अगर कोई केस फाइल करती है देन फिर हम काउंटर केसेस के बारे में भी सोच सकते हैं ताकि उसको दबाव में लिया जा सके। लेकिन एटलीस्ट अपने को ये तो एश्योरेंस लेनी है पहले कि उसका जो केस हो वो वीक हो, वो स्ट्रांग बिल्कुल ना हो। दोस्तों जो भी केस वो 2 साल के बाद करेगी उसमें जान नहीं रहेगी, मरे हुए केस होंगे, और उन मरे हुए केसेज में से आपको निकलना आज के मुकाबले बड़ा आसान हो जाएगा। अगर रिसेंटली मायके जाने के 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद वो कोई केस डालती है तो निश्चित तौर पे फिर दबाव में आप होंगे। तो इसलिए इस मामले में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। जल्दबाजी करेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। आपने अपनी तरफ से जल्दबाजी में सेक्शन 9 या 10 डाल दिया, उसने एकदम से इंस्टेंटली आप पे 2-3 केस और डाल दिए, अब ये 5 केसेज आप निपटाते रहो, आपके सालों खराब हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों जब इन मामलों की शुरुआत होती है तभी आपके पास सही और उचित गाइडेंस होनी जरूरी है। तो अगर आप सही गाइडेंस में चलते हैं तो आप इन मामलों से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों आपका केस जितना जल्दी खत्म होगा उसका फायदा आपको मिलेगा, और आपका केस जितना ज्यादा लंबा चलेगा उसका फायदा दूसरों को मिलेगा। तो आपको अपना भला और बुरा खुद सोचना है। तो अगर आपकी पत्नी चली गई और आपको धमकियां मिल रही हैं तो थोड़ा सा आप सब्र रखिए। सब्र रखते हुए पेशेंस से सोचते समझते तब कोई काम आपको करना है। और यदि आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इन्फॉर्मेटरी पिटीशन दे सकते हैं, लेकिन पुलिस के पास बिल्कुल भी मत जाएं। यदि आप पुलिस के पास जाएंगे तो आपकी तो कोई सुनवाई नहीं होगी, लेकिन जब वो आपकी वाइफ को बुलाएंगे तो वो जब वहां पर आएगी वो जो भी एलिगेशन लगाएगी उसकी सुनी जाएगी और आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो इसलिए ये गलती भी आपको नहीं करनी है। पुलिस ऐसे मामलों में जनरली आपकी सुनवाई नहीं करती है। अगर आप मेल हैं, ये आपका सबसे बड़ा गुनाह है आज के समय। तो कुल मिला के फिर बात एक ही बनती है कि अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लगातार धमकियां मिल रही हैं, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेटरी पिटीशन में जाना है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है सेक्शन 39 ऑफ CRPC पे। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उस वीडियो को देखकर इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।